इस वीडियो के प्रायोजक रे कौन हैं? पिछले 100 सालों में रूस ने 19 पड़ोसी देशों पर हमला किया, जबकि किसी पड़ोसी ने उस पर हमला नहीं किया। तो ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि पुतिन अभी अपनी राह बदल लेंगे। जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार कर क्रेमलिन का सबसे बड़ा झूठ उजागर किया। दुनिया के मंच पर पुतिन ने शांति वार्ताओं को रोकने के लिए लंबे समय से एक ही बहाना इस्तेमाल किया है। जब तक जेलेंस्की सत्ता में हैं, हम शांति समझौते को नहीं मानेंगे, वह बार बार यही कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि जेलेंस्की एक अवैध नेता हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वह इस झूठ का इस्तेमाल वार्ताओं में देरी करने और किसी भी समझौते को तोड़ने के लिए बहाना बनाने के लिए कर रहे थे, जिस पर वह हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन अब जेलेंस्की ने पुतिन की चाल को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक शर्त पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और यह कदम वह है जिसकी पुतिन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसका कारण रूस की तुरंत और घबराई प्रतिक्रिया थी। चुनाव की मांग करने के कुछ ही घंटों बाद रूसी अधिकारी अब जेलेंस्की के प्रस्ताव को पूरी तरह से हेरफेर और घमंडी चाल बता रहे हैं। वे इसे शांति प्रक्रिया को खत्म करने का बहाना कह रहे हैं। इसका मतलब है पुतिन का पर्दाफाश हो गया है। वह चुनाव नहीं बल्कि जबरन आत्मसमर्पण चाहते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मुझे यकीन है आप जानते हैं रूस काफी समय से चुनावों की मांग कर रहा है। असल में वे यह 1 साल से कर रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में ट्रंप के पद संभालते ही पुतिन ने बयानबाजी तेज की। देखिए फरवरी में वे क्या बोले। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ही अज्ञानता की वजह से। अगर वह हिस्सा लेना चाहता है तो मैं वही चुनूंगा जो उससे बातचीत करना चाहे। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो यूक्रेन और रूस की सुरक्षा को दीर्घकालिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित करना चाहिए। यहां कोई गलती या लापरवाही नहीं हो सकती। हर चीज को यूक्रेन के संविधान के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए था। यहां तक कि सैन्य हालात में भी उसे सिर्फ जेलेंस्की से बात करने का अधिकार था, किसी और से नहीं। लेकिन सिर्फ उसके पास अपने अधिकार बढ़ाने का कोई हक नहीं है। सिर्फ प्रतिनिधि संस्था, सिर्फ राडा को अपने अधिकार बढ़ाने का हक है, यानी यूक्रेन की संसद। क्या आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ही। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पूरे दिन अपने कंप्यूटर पर काम करता है ताकि आप लोगों के लिए ये गहराई से कवरेज ला सके। मुझे कई वीडियो समीक्षा और लंबी कॉल्स अटेंड करनी होती हैं। इसी वजह से मुझे हमेशा ये बड़े भारी हेडफोन पहनने पड़ते थे। कुछ समय बाद इनसे मुझे तेज सिरदर्द होने लगता था। इसलिए मैं सच में ऑनलाइन ऐसे विकल्प ढूंढ रहा था जो हल्के हों और फिर भी अच्छी साउंड क्वालिटी दें। तभी रेकॉन ने मुझे एसेंशियल ओपन ईयरबड्स भेजे जो मेरे लिए गेम चेंजर रहे। मुझे इन ईयरबड्स के साथ शानदार साउंड क्वालिटी, कुल 36 घंटे की जबरदस्त बैटरी लाइफ और पूरे दिन की आरामदायक सुविधा मिलती है। इनमें ओपन ईयर डिजाइन है, इतने सांस लेने योग्य कि कई बार मैं भूल जाता हूं कि इन्हें पहना है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसे सभी डिवाइसेज से कनेक्ट कर सकता हूं और ये आसानी से स्विच होता है। अगर मुझे जिम जाना हो तो मैं इसे फोन से कनेक्ट कर सकता हूं और काम के समय कंप्यूटर से जोड़ सकता हूं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वही प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिलती है जैसी बड़ी ब्रांड्स देती हैं, लेकिन सच में आधी कीमत पर। क्रिसमस आने ही वाला है और अभी रेकॉन अपनी पूरी वेबसाइट पर 20% की छूट दे रहा है। तो ये अपने साउंड को अपग्रेड करने या गिफ्टिंग की तैयारी करने का बिल्कुल सही समय है। ये ऑफर जल्द खत्म होंगे। खरीदारी जल्दी करें। लिंक पर क्लिक करें या buyraycon.com/businessbasics ओपन जाएं और 20% छूट पाएं। मैं रेकॉन इस्तेमाल करता हूं और आपको भी करना चाहिए। धन्यवाद रेकॉन इस वीडियो के स्पॉन्सर बनने के लिए। पुतिन के अनुसार जेलेंस्की के पास कोई भी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जबकि असलियत में यूक्रेनी संविधान के अनुसार मार्शल लॉ के तहत कोई चुनाव नहीं हो सकता और यूक्रेन में मार्शल लॉ होने का कारण पुतिन का आक्रमण है। तो अगर पुतिन वाकई यूक्रेन में चुनावों को लेकर चिंतित हैं तो शायद उन्हें देश पर हमला करना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा तर्क करने लगें, मैं आपको दिखाता हूं कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। किसी कारण से हमारे पास अमेरिकी राष्ट्रपति वही झूठ दोहरा रहे थे जो रूस के तानाशाह ने कहा था। सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी क्या कहा और याद रखिए यह टिप्पणी उस बातचीत के बीच में आई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है। तो जब आप सुन रहे हों तो इसे ध्यान में रखें।
क्या यूक्रेन में अब चुनाव होना चाहिए, आपकी राय? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। काफ़ी समय हो गया है, ये खास अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। मुझे लगता है कि चुनाव कराना ज़रूरी है। वे युद्ध का उपयोग चुनाव के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन के लोगों को वो विकल्प मिलना चाहिए और शायद जेलेंस्की जीत जाए। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, वहाँ लंबे समय से चुनाव नहीं हुए। आप जानते हैं, वे लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह लोकतंत्र नहीं रह जाता। अब हर कोई अमेरिकी गृह युद्ध का उदाहरण देता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध के दौरान भी चुनाव कराए थे, लेकिन याद रखिए कि वह 1964 में था और उस समय युद्ध बहुत अलग तरीके से लड़े जाते थे, जैसे आज लड़े जाते हैं उससे बिल्कुल अलग। सबसे हाल के उदाहरणों में से एक वास्तव में यूनाइटेड किंगडम है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण चुनाव स्थगित कर दिए थे क्योंकि जर्मनी यूनाइटेड किंगडम पर बमबारी कर रहा था। साथ ही हमारे पास द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी कब्जे जैसे अन्य उदाहरण भी हैं। नीदरलैंड्स ने भी वही किया, वही कारण था। तो अगर हम हालिया इतिहास देखें जो हमारे पास उपलब्ध है, तो हम देख सकते हैं कि देश, खासकर लोकतांत्रिक देश, वास्तव में युद्ध के दौरान संवैधानिक रूप से चुनाव स्थगित कर देते हैं। यही ठीक अभी यूक्रेन के अंदर हो रहा है। यूक्रेनी संविधान के अनुसार युद्ध काल में मार्शल लॉ के तहत सरकार चुनाव नहीं करा सकती। और अगर हम वाकई में लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करना चाहते हैं तो चलिए रूस पर नजर डालते हैं। पिछले 25 सालों में यूक्रेन के 5 और रूस के सिर्फ 2 राष्ट्रपति रहे हैं। और असलियत में पुतिन हमेशा सत्ता में रहे क्योंकि वे सिर्फ प्रधानमंत्री बने रहे, जबकि मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। और यह भी याद रखें, मेदवेदेव पुतिन के कॉलेज के दोस्त हैं और वे वही करते हैं जो पुतिन उनसे करवाना चाहते हैं। असल में जब मेदवेदेव ने अपने कार्यकाल के अंत की घोषणा की तो उन्होंने कहा, मैं रूस का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, और उन्होंने सचमुच सत्ता पुतिन को सौंप दी। यह हमें सब कुछ बता देता है जो हमें जानना चाहिए कि उस एक कार्यकाल में जब पुतिन राष्ट्रपति नहीं थे, उनके पास कितनी शक्ति थी। और याद रखिए, वह तब भी प्रधानमंत्री थे। तो याद रखें, खुद रूसियों ने 2012 में हो रही घटनाओं को भी अच्छी नहीं माना था। इसी कारण सैकड़ों हजार रूसी लोगों ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध किया था। शायद रूस के भीतर हालिया इतिहास में देखे गए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक था, क्योंकि रूसी लोग नहीं चाहते थे कि पुतिन अगला तानाशाह बने। असल में रूसी संविधान के अनुसार भी एक राष्ट्रपति 2 से अधिक कार्यकाल नहीं ले सकता था। और सोचिए क्या हुआ। यह एक किताब है जिसे पुतिन ने तब जारी किया था जब वह अपने पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दौड़ रहे थे। वह इसके लिए प्रचार कर रहे थे। इस किताब में उनसे पूछा गया कि क्या आप रूसी संविधान बदलकर राष्ट्रपति कार्यकाल बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं। साल 2000 में उन्होंने कहा था कि वह इसे नहीं बदलेंगे, लेकिन 12 साल बाद बदलकर जीवन भर राष्ट्रपति बन गए। मूल रूप से तो वह तानाशाह ही हैं। यह मायने नहीं रखता, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन और ट्रंप दोनों से सहमति जताई। उन्होंने कहा वह चुनाव कराएंगे, लेकिन उनकी सिर्फ एक शर्त है। तो सुनिए वह शर्त क्या है। यह चुनाव है। देखिए, अभी यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ के तहत चुनाव नहीं कराए जाते। ये हमारे संविधान में है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये कानून है। सत्ता में बने रहने पर मैंने कई बार कहा है, मैं जल्द से जल्द चुनाव के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे हालात में नहीं जहां हमारे लोग मर रहे हैं, देश के हिस्से पर कब्जा है और मतदाताओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। सोचिए, जब मतदान केंद्रों पर मिसाइलें गिरें तो चुनाव कौन करेगा? कल मैंने कहा था कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ हमें अटूट सुरक्षा गारंटी दें, बिल्कुल मजबूत गारंटी, तो हम 60 से 90 दिनों में चुनाव करा सकते हैं। ये सत्ता से चिपके रहना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। हमें पहले शांति चाहिए, या कम से कम एक असली युद्ध विराम चाहिए जिसे हर कोई माने। इसके बिना चुनाव मजाक बन जाएंगे, यह सभी जानते हैं। युद्ध कोई बहाना नहीं, बल्कि हमारे ऊपर थोपी गई सच्चाई है। हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। अगर किसी को शक है, उसने वो नहीं देखा जो हम रोज झेलते हैं। और फिर अगले 60-90 दिनों में यूक्रेन चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगा। वोलोदिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन को चुनाव जरूरी लगते हैं तो यूक्रेन में नाटो सैनिक तैनात कर देश को सुरक्षित कर दें, ताकि लोग सुरक्षित वोट डाल सकें। अब स्पष्ट करें, जेलेंस्की ने नाटो सैनिक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी साझेदारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि यूक्रेनी लोग वोट कर सकें, जो कि एक बहुत ही उचित बात है, क्योंकि याद रखिए, रूस हर रात यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। हर एक रात
वे सैकड़ों ड्रोन भेज रहे हैं, कभी कभी तो सिर्फ एक ही रात में 500 ड्रोन तक भेज देते हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक देश और उस देश के नागरिक स्वतंत्र रूप से वोट करें जब वे लगातार बमबारी के तहत हैं? इसके अलावा यह मत भूलिए कि लगभग 90,000 यूक्रेनियन हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए फ्रंट लाइन पर हैं। अगर चुनाव हुआ तो यूक्रेन चाहता है कि सभी सैनिक वोट कर सकें और जो भी चुनाव में भाग लेना चाहता है उसे पूरी तरह से मौका दिया जाता है। और आइए हम उन करोड़ों यूक्रेन वासियों को न भूलें जिन्हें लिटिल व्लादिमीर के आक्रमण के कारण देश छोड़ना पड़ा। तो ऐसे शरणार्थी हैं जो पूरे यूरोप के अन्य देशों में हैं, यहाँ तक कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, और मुझे यकीन है कि कनाडा में भी यूक्रेनी शरणार्थी हैं। तो यूक्रेन शायद यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये सभी लोग जो अभी भी यूक्रेन के नागरिक हैं, युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा कराए जाने वाले किसी भी चुनाव में उनकी आवाज सुनी जाए। और यह सब तो उस तथ्य को भी नहीं देखता कि रूस हमेशा यूक्रेन के चुनावों को विफल करने की कोशिश करता है, सही तरीके से मतदान को विफल करता है। अगर रूस को पता चले देश का कौन सा हिस्सा उनके नापसंद उम्मीदवार के पक्ष में है तो वे उस हिस्से पर बम गिरा सकते हैं मतदान के दिन, और इस तरह लोग बम शेल्टर से बाहर नहीं निकलते और उन्हें वोट देने का मौका नहीं मिलता। यह एक बहुत आसान तरीका है जिससे रूस चुनाव परिणामों के साथ खेल सकता है बिना वास्तव में कुछ किए हुए। इसके अलावा वे सोशल मीडिया और टीवी पर वही प्रोपेगेंडा कर सकते हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। मुझे यकीन है रूस यूक्रेन में निष्पक्ष चुनाव रोकने के और भी कई तरीके अपना सकता है जिनके बारे में मुझे पता नहीं, और यही वजह है कि जेलेंस्की अपने पश्चिमी साझेदारों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि वे यूरोपीय देश भी हैं जो अब तक यूक्रेन के साथ रहे हैं। अगर अमेरिका यूक्रेन में लोकतंत्र को लेकर चिंतित है तो उसे जेलेंस्की को चुनाव सुरक्षित और स्वतंत्र कराने में मदद करनी चाहिए। तो सोचिए जेलेंस्की द्वारा पेश की गई इस योजना का विरोध कौन कर रहा है? रूसी प्रवक्ता ने जेलेंस्की की विदेशी समर्थन वाली चुनाव मांग की कड़ी आलोचना करते हुए इसे निंदकता का नया स्तर कहा। असल में वह विदेशी समर्थन वाले चुनाव नहीं बल्कि ऐसे चुनाव चाहते हैं जिसमें विदेशी देश न हो। तो वह बस सुरक्षा चाहते हैं, वह सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और अब किसी कारणवश रूस इस योजना के खिलाफ है। मुझे हैरानी है कि आखिर क्यों। वैसे हमारे पास एक और रूसी दूतावास के राजनयिक भी हैं जो वास्तव में कह रहे हैं कि यह सिर्फ शांति प्रक्रिया जो चल रही है उसे खत्म करने का एक तरीका है। मुझे लगा हमने पुतिन को कहते सुना कि चुनावों तक शांति संभव नहीं है। अब यूक्रेन चुनाव को तैयार है। रूसी कह रहे हैं यह शांति प्रक्रिया खत्म करने का बहाना है। इसके अलावा हमारे पास एक और रूसी राजनयिक हैं जो कह रहे हैं कि जेलेंस्की के चुनाव कराने की तत्परता वाले बयान घमंडी दिखावा और नियमों की हेराफेरी हैं। वह उनके आयोजन के लिए जानबूझकर अस्वीकार्य शर्तें रख रहे हैं। तो साफ है रूस के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अस्वीकार्य हैं। तो मूल रूप से रूस चाहता है कि यूक्रेन चुनाव कराए, लेकिन जब यूक्रेन चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाता है तो रूस कहता है अरे ये तो अस्वीकार्य हैं। असल में इसमें कुछ नया नहीं है। हाउस प्रतिनिधि जो विल्सन के अनुसार यूक्रेन ने इस साल ट्रंप के सभी 6 शांति प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। रूस ने कोई प्रस्ताव नहीं माना क्योंकि पुतिन शांति नहीं चाहते। वह बस समय खरीदना चाहता है ताकि वह बातचीत को लंबा खींच सके और वह यूक्रेनी परिवारों और यूक्रेनी बच्चों को मारता रहे। इसका मतलब है अगर राष्ट्रपति ट्रंप सच में हत्याएं रोकना चाहते हैं तो इसका तरीका यूक्रेन पर दबाव डालकर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि रूस पर दबाव डालकर उसे शांति प्रस्ताव के लिए मजबूर करना है। सच कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी यूक्रेन में लोकतंत्र को लेकर नहीं है। हमने यह कहानी पहले भी देखी है। जब भी व्हाइट हाउस और यूक्रेनी पक्ष में कोई मतभेद होता है हम बार बार यही बात सुनते रहते हैं। हर बार जब यूक्रेन व्हाइट हाउस की बात मानता है मुद्दा गायब हो जाता है। संभावना है राष्ट्रपति ट्रंप इसे यूक्रेनियों पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल है वे किस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? अब हम अमेरिका यूक्रेन वार्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसा कि एक्सियोस की नई रिपोर्ट में बताया गया, राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की 5 घंटे की बैठक के बाद अमेरिकी शांति प्रस्ताव यूक्रेन के लिए और भी खराब हो गया है। पुतिन 2 दिसंबर को क्रेमलिन में जो हुआ, अपडेट की गई योजना में और भी सख्त शर्तें शामिल थीं, जैसे क्षेत्रीय रियायतें देना, जापारसी या परमाणु संयंत्र का नियंत्रण सौंपना और सुरक्षा गारंटी की पूरी तरह से कमी। एक्सियोस के अनुसार जेलेंस्की से उम्मीद थी
कि वह फोन कॉल में डोनबास के नुकसान पर सहमति जताएं। न बातचीत न मुआवजा। जेरेड किर्चनर और स्टीव विटकॉफ मानते हैं कि युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रूस डोनबास पर कब्जा नहीं कर लेता, लेकिन रूस 14 सालों से ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने कई बार कोशिश की है। सैन्य दृष्टि से यूक्रेन का डोनबास बिना किसी बदले बातचीत में छोड़ना उचित नहीं है। मान लीजिए अगर रूस अगले 5 साल में इसे कब्जे में ले लेता है, सैन्य रूप से पुतिन को इसकी कीमत लाखों और रूसी जानों के रूप में चुकानी पड़ेगी, और यह ऐसी चीज है जिसे पुतिन शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी कारण पुतिन बातचीत में उस क्षेत्र को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वह अपनी बयानबाजी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस के संघर्ष के बावजूद अपनी ताकत दिखा सकें। यही उन्होंने कल डोनबास पर कहा था। अगले 90 दिनों में चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगे। यह हमारा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिल्कुल, रूस की रचना ही ऐसे हुई थी कि यह हमेशा रूस का हिस्सा रहा है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। यह बस एक स्वाभाविक बात है, एक ऐतिहासिक तथ्य है। और यहां तक कि सोवियत संघ के गठन स्थापना के दौरान भी इस पर विवाद था। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, डोनबास RSFSR का हिस्सा बन गया था और फिर व्लादिमीर इलिच ने फैसला किया, जैसा कि उन्होंने कहा, यह दस्तावेज से सीधा उद्धरण है, फैसले को बदलने के लिए। और उन्होंने फैसला बदल दिया, बस इतना ही। डोनबास यूक्रेन को सौंपा गया था। सब कुछ ऐसे ही हुआ था। मैं अब जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने 2014 में यूक्रेन में हुए तख्ता पलट को स्वीकार नहीं किया था और उन्होंने उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। तोपखाने, भारी उपकरण, टैंक और विमान के साथ लड़ाई की। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, तभी से युद्ध शुरू हुआ। हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा हथियारों से मजबूर किया गया है और हम निश्चित रूप से इस मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। जब तक विशेष सैन्य अभियान का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब अगले 90 दिन होंगे। यही मेरे पास आप लोगों के लिए है। मेरा नाम सैम है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साल के अंत तक 2 मिलियन पहुंचने के लिए हमें 3000 सब्सक्राइबर और चाहिए। इसी पर हम मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।